नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 18 जनवरी से खुलेंगी जिले की शिक्षण संस्थाएं। फिलहाल 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चे ही जा पाएंगे स्कूल। जंक्शन में एसबीआई के एटीएम को तोड़ने का प्रयास विफल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई संदिग्ध की तस्वीर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। स्काउट गाइड वॉलंटियर्स ने स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में निकाली साइकिल रैली। आम जन को दिया फिट रहने का संदेश। जंक्शन के बाहर 10 में सूने पड़े मकान से लाखों की नकदी व आभूषण चुरा ले गए अज्ञात चोर। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग। उचित मूल्य दुकानदार समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के चलते लगभग 10 माह से वीरान पड़े स्कूल कॉलेजों में 18 जनवरी से रौनक लौटेगी। इस संदर्भ में आज एसडीएमसी कमेटी की बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लंबे अंतराल के बाद 18 जनवरी से स्कूल, कोचिंग सेंटर सहित अन्य शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी। इसको लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना ने बताया कि पिछले 9 महीने से पूरे देश में शिक्षण संस्थाएं और अन्य शिक्षण संबंधी गतिविधियां प्रभावित हो रही थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18 जनवरी से सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह संचालित हो जाएंगी। इसको लेकर शिक्षण संस्था प्रबंधकों को राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को ही स्कूल में आने की अनुमति दी गई है। विद्यार्थियों को कक्षा में कोरोना गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। बच्चे कक्षा में अपनी अपनी पानी की बोतलें लाएंगे। कोई भी विद्यार्थी एक दूसरे से खाने की चीजों का आदान प्रदान नहीं करेगा। इन चीजों की मॉनिटरिंग करना शिक्षकों का दायित्व होगा। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए अब पूरे विद्यार्थियों को आधी छुट्टी एक साथ नहीं दी जाएगी, बल्कि अलग अलग समय पर बच्चों को संख्या निर्धारित कर छुट्टी प्रदान की जाएगी। बीमारी या किसी अन्य लक्षण वाले बच्चे को हॉस्टल में रहने की फिलहाल अनुमति नहीं मिलेगी। हॉस्टल्स में हर बच्चे के बेड के बीच आवश्यक दूरी रखना जरूरी होगा। इसके लिए अस्थायी पार्टीशन भी किया जा सकता है। कक्षा 12वीं और 10वीं के बच्चे सुबह 9:30 बजे आएंगे और शाम को 3:30 बजे घर चले जाएंगे। हर कक्षा में एक दिन 50% और दूसरे दिन 50% बच्चे ही आएंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को स्कूल जाने से पहले अभिभावकों की स्वीकृति लेना जरूरी होगा। तेजा सिंह गदराना ने बताया कि उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए एसडीएमसी कमेटियां और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। 18 तारीख को जो है स्कूल खुल रहे हैं। इसकी गाइडलाइन जो है राज्य सरकार ने जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा भी गाइडलाइन, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी गाइडलाइन और जो है हमारे निदेशक महोदय द्वारा भी गाइडलाइन कर दी है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमने जो कल 11 तारीख को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सभी एसडीएम साहिबान, डीओ साहिबान और सीबीओ साहिबान की बैठक कर ली है और उसमें एक एक बिंदु पर पढ़ के सारा किया गया। 9 से 12 के बच्चे ही बुलाए जाएंगे। इसमें सभी निजी स्कूल और जो सरकारी स्कूल है उन पर ये गाइडलाइन लागू होती है और जितने भी कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं उनके बारे में गाइडलाइन आई है। हम और हॉस्टलों के बारे में भी जो हॉस्टल चल रहे हैं या पीजी चल रहे हैं उनके बारे में भी सारी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। सभी एसडीएम साहिबान और सीबीओ साहिबान को हमने पाबंद कर दिया गया। 18 तारीख से इनका निरीक्षण होगा और पूरी तरह गाइडलाइन की, कोरोना गाइडलाइन की जो पालना वो करवाई जाएगी। सैनिटाइजर, मास्क, हाथ धोना और दूरी बनाना। बच्चे जो है अपना पानी घर से लेकर आएंगे, टिफिन वगैरह अपने लेकर आएंगे। किसी भी प्रकार का किचन नहीं होगा। जो हॉस्टल वगैरह में मेस चलते हैं उनकी साफ सफाई सब देखी जाएगी। और क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में कोरोना का पहले भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, कलेक्टर साहब ने यही कहा है और अब भी सारे इसमें स्वास्थ्य विभाग भी जोड़ा है। उनकी वो भी मीटिंग में साथ थे। उनकी कमेटी बनाई जाएगी ब्लॉक लेवल पर, जिसमें ब्लॉक सीएमएचओ होंगे, नर्स होंगी और वो होगी। वो निरीक्षण करेंगे और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हम जिले में जो है स्कूल खोलने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि सभी गाइडलाइन की पालना करते हुए जो बच्चे 7-8 महीनों से घर पर बैठे थे 9 से 12 के, वो बच्चे स्कूल में अध्यापन का कार्यक्रम करेंगे। मॉनिटरिंग बिल्कुल समय पर होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो जो चिकित्सकों का दल बनाया जाएगा, बीसीएमएचओ होगा उसमें और नर्सिंग होंगे और ये होंगे, उनकी राउंड लगाए जाएंगे। और हम भी जो है डीओज हैं हमारे, जितने भी सीबीओ साहिबान हैं, एसीबीओ हैं और जितने भी हमारा जो विभाग है उसके जितने भी अधिकारी हैं वो सारा करेंगे। जंक्शन में बीती रात सूरतगढ़ रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़ने का विफल प्रयास किया गया। संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर एक निजी अस्पताल के नजदीक स्थित एसबीआई के एटीएम को लूटने का विफल प्रयास किया गया।
गनीमत रहा कि ग्राहक के रुपए निकालने के लिए आने पर एटीएम लूटने का प्रयास कर रहा अज्ञात शख्स वहां से भाग गया। हालांकि एटीएम लूट के प्रयास में एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचा है। लूट का प्रयास करने वाले शख्स की यह गतिविधि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर अज्ञात शख्स को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में अज्ञात के खिलाफ जंक्शन थाने में मामला दर्ज हुआ है। जंक्शन थाना के एएसआई गुरबचन सिंह ने बताया कि टीएसटी कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर करण शर्मा पुत्र सुरेंद्र शर्मा निवासी पुरानी आबादी गंगानगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह हनुमानगढ़ में टीएसटी कंपनी की ओर से संचालित एटीएम के प्रबंधन के लिए कार्यरत है। हनुमानगढ़ जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर माता बचनी देवी हॉस्पिटल के नजदीक एसबीआई के एटीएम में रविवार देर शाम करीब 7 बजे से रात 9 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम लूटने के इरादे से प्रवेश किया। उक्त शख्स ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की, सिक्योरिटी सायरन की तारें काट दी। तभी एटीएम पर कोई ग्राहक रुपए निकलवाने आया तो अज्ञात व्यक्ति वहां उसको देख भाग खड़ा हुआ। अज्ञात व्यक्ति की फोटो एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 457, 380, 511, 427 के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश आरंभ कर दी है। दिनांक 11/1/2021 को ये एटीएम कंपनी के मैनेजर ने परिवार दिया है थाने पे कि बचनी देवी हॉस्पिटल के आगे सेक्टर 12 में जो मेन रोड पे सेक्टर है उसको किसी ने तोड़ने का प्रयास किया है। उस संबंध में थाना पे परिवार प्राप्त होने पे एफआईआर दर्ज हुई है। उस संबंध में तफ्तीश जारी है। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो देख के उसको पहचानने की कोशिश की जा रही है। तफ्तीश जारी है, जैसे सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में स्काउट गाइड द्वारा टाउन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह पर फिट इंडिया एवं कोरोना जागरूकता के तहत स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वर गोदारा, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा के प्राचार्य सीताराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने रोवर रेंजर को अधिक से अधिक फिट इंडिया, कोरोना जागरूकता तथा नशा मुक्ति का संदेश जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। साइकिल रैली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा के स्काउट गाइड, राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन के रोवर तथा स्काउटर मनीष सिंगला, रेंजर लीडर हरजीत कौर, प्रवीण कुमार वर्मा, एमओपी कोऑर्डिनेटर मोहित कुमार ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली जिला मुख्यालय से रैन बसेरा वृद्धाश्रम टाउन से होती हुई कोला नर्सरी फार्म पहुंचकर संपन्न हुई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मानगढ़ स्थानीय संघ के स्काउट द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 7-8 विद्यालयों के जो स्काउट हैं वो भाग ले रहे हैं। एसआरएम स्कूल से भद्रकाली माता के मंदिर तक जाना और वापस आना, ये इनका प्रोग्राम रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागृति और कोविड के प्रति जागरूकता और स्वामी विवेकानंद जी के जो आदर्श है उनको आदर्श मानते हुए उस पर चलना और अपना जीवन सफल बनाना। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 10 में चोरों ने एक सूने पड़े मकान पर धावा बोलते हुए लाखों रुपए की नकदी एवं गहने चुरा लिए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जंक्शन के वार्ड नंबर 10 में मंगलवार सुबह करीब 1.5 घंटे के लिए सूने छोड़े गए मकान में चोरों ने धावा बोलते हुए दिन दहाड़े ताले तोड़ लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चोरी कर लिए। मकान मालिक घर आया तो ताले टूटे देख चोरी का पता चला। बताया जा रहा है कि चोर मकान से करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी व करीब 3 तोले सोने के जेवरात चोरी कर ले गए। वारदात के समय पिता पुत्र अपने काम पर गए हुए थे। जानकारी के अनुसार जंक्शन में गंगानगर रेलवे फाटक के पास दूरदर्शन रिले केंद्र के पीछे स्थित वार्ड नंबर 10 में बलजिंदर सिंह पुत्र मक्खन सिंह का मकान है। पिता पुत्र ड्राइवरी करने का काम करते हैं। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे पहले मक्खन सिंह व करीब आधे घंटे बाद बलजिंदर सिंह कमरों को ताला लगाकर काम पर चला गया। करीब 12 बजे जब मक्खन सिंह वापस घर लौटा तो कमरों के ताले टूटे हुए पाए। अंदर सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सार संभाल की तो घर में रखी नकदी व जेवरात गायब मिले। बलजिंदर सिंह के अनुसार अज्ञात चोरों ने करीब 1.5 घंटे में ताले तोड़कर घर में रखे 2.5 लाख रुपए व करीब 3 तोला सोना चोरी कर लिया। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चोरों को तलाशने का प्रयास कर रही है। मैं गया हूँ घर से ताला लगा के और 12 बजे पापा जी आ गए वापस और इस 1.5 घंटे में ताला तोड़ा है किसी ने और नगद पड़ा था पैसा 2.5 लाख रुपया और कुछ सोना था हमारा चोरी हो गया। 3 तोले के लगभग था ना। बस मैं और पापा जी रहते हैं दोनों। मैं लेट जाता हूँ, थोड़ा ड्राइविंग का काम करते हैं।
उचित मूल्य दुकानदार समिति ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला हनुमानगढ़ अधिकृत राशन विक्रेता समिति द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों के निस्तारण के संदर्भ में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र भिड़ासरा के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन में राशन विक्रेताओं का गेहूं का कमीशन प्रति क्विंटल 300 रुपए करने, कोविड-19 की अवधि 28 मार्च 2020 से कार्यरत राशन डीलर जिनकी इस अवधि में किसी भी कारण मृत्यु हो गई है उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति में मृतक डीलर की आयु सीमा व आश्रित की आयु सीमा व योग्यता के प्रावधानों में छूट देने, खाद्यान्न पर 2% शिज्जत दिए जाने, खाद्य विभाग द्वारा 5 रुपए 21 पैसे पोस्ट मशीन मेंटेनेंस के नहीं काटने आदि की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि महंगाई के दौर में राशन विक्रेताओं को जो कमीशन मिल रहा है उसमें उसका परिवार का भरण पोषण होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा, जबकि पड़ोसी राज्य दिल्ली में प्रति क्विंटल गेहूं का कमीशन 200 रुपए व हरियाणा में 150 रुपए दिया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार राशन विक्रेताओं ने जब से पोस्ट मशीन के माध्यम से वितरण शुरू किया है तब से ही वे खराब होने वाली पोस्ट मशीनों को अपने खर्चे पर रख रखाव कर रहे हैं। रख रखाव का खर्चा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र भिड़ासरा, राजकुमार छावड़ा, मोहनलाल शर्मा, सुभाष सियाग, हबीब रहमान कुरैशी, बंटी भूतना, रणवीर सियाग, विजय सुथार, ओम प्रकाश ढाका, विनोद कुमार, पवन कुमार, भवानी शंकर, रमजान खां, रमेश मिड्डा, हंसराज सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। अपनी कुछ मांगों को लेके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कोरोना काल के अंदर बहुत सारे राशन डीलरों की डेथ हो गई है, जो क्योंकि राशन डीलर हर आदमी के संपर्क में आता है ये जाने हुए बिना कि सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। एक तो हमें बीमे का लाभ नहीं दिया जा रहा है, दूसरा इनको कोरोना वॉरियर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जबकि पहले गवर्नमेंट से मांग रखी तो उन्होंने मौखिक रूप से हामी भर ली थी कि राशन डीलर भी कोरोना वॉरियर के अंतर्गत आएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। राशन डीलरों का कमीशन 6-6 महीने से बकाया है, वो कमीशन भी नहीं दिया जा रहा है और राशन डीलर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा बिना कमीशन के, बिना वेतन के। इसके अलावा पोस्ट मशीन के मेंटेनेंस के नाम पे राशन डीलर से पहले 7 रुपये प्रति क्विंटल काटा जा रहा था, उसके बाद ये 5 रुपये 21 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया, लेकिन आज तक जो भी मशीन खराब हुई उसकी मेंटेनेंस खुद राशन डीलर ने अपने जेब से करवाई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों काटा जा रहा है, और अगर इसको पहले तो काटना बंद करो इसको, जो ये कमीशन 5 रुपये 21 पैसे काटा जा रहा है, वरना जो मशीनें खराब हो रही है उनकी मेंटेनेंस करके दो। इसके अलावा जो कमीशन दिया जा रहा है बहुत ही अपर्याप्त है, इससे राशन डीलर अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए इस कमीशन को बढ़ाया जाए ताकि राशन डीलर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कुछ दिन पूर्व महिला थाने में दर्ज करवाए गए एक प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिला थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिला थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप थाना में दर्ज एक प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पार्टी से जुड़ी कार्यकर्ता सावित्री देवी ने 23 सितंबर को महिलाओं से बदसलूकी के मामले में महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवा कार्रवाई की मांग की थी। उक्त एफआईआर दर्ज हुए करीब 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन उक्त प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले से अवगत करवाते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। काफी समय बीत जाने के बावजूद उक्त मामले में कार्रवाई नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी 1 सप्ताह में उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 3 महीने 19 दिन पहले एक एप्लीकेशन दी थी कि जो बिजली बोर्ड में अभद्र व्यवहार किया गया था, उसके खिलाफ हमने दिया था। आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस महिला को इतनी परेशानी है कि वो आज परेशान इतनी है कि मेरी बेइज्जती हो रही है और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज हम आए हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है उनका अभी तक उन तक कोई पता नहीं कि मेरे खिलाफ कोई केस भी दर्ज है, और इसलिए उन पर कार्रवाई की जाए। और अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम यहाँ धरना लगाएंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। जब महिला थाने में महिला की सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ होगी। आज तक महिलाओं की सिर्फ अखबारों में, न्यूज़पेपरों में जगह जगह लिखते हैं कि हम महिला सुरक्षा देंगे, मोदी सरकार कहती है, कांग्रेस सरकार कहती है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। और अगर करते तो 3 महीने 19 दिन नहीं लगते और ये कार्रवाई हो चुकी होती। महिलाओं के प्रति सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जब महिला सुरक्षा का नाम लेते हो या तो बंद करो कि हम महिलाओं सुरक्षा कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं। अगर औकात है तो फिर महिला की सुरक्षा कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। सावित्री देवी वाइफ ऑफ सीताराम ने एक परिवाद दर्ज कराया था, जो बिजली बोर्ड में 30 सितंबर 2020 को एक घटना हुई थी। उसके संदर्भ में महिलाओं के जो अपमान को लेकर के लगभग उस समय 150-200 महिलाएं थे, उनको जो है
वो एससी ऑफिस की एक्शन के साथ जो है वो घटना हुई थी और उस समय उसने बहुत बड़ी बदतमीजी की थी। उस बदतमीजी को लेकर के उनके द्वारा एक परिवाद दिया गया था 23 सितंबर 2020 को। आज 3 महीने 19 दिन बीतने के बाद भी महिला पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, एवं यहाँ तक कि FIR दर्ज नहीं की गई है। हमने 7 दिन का एक शॉर्ट नोटिस दिया है कि भी 7 दिन में जो है ना वो आप इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्काउट गाइड से जुड़े विद्यार्थियों को आज टाउन स्थित ECHS पोली आर्मी अस्पताल का दौरा करवाया गया। इस दौरान उन्हें सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों बारे जानकारी दी गई। टाउन स्थित ECH पोली आर्मी क्लिनिक में मंगलवार को स्काउट गाइड एवं NSS वॉलंटियर्स के सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा ने स्काउट गाइड में NSS वॉलंटियर्स को समाज सेवा और स्काउट गाइड NSS के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधक कमांडर MA राठौड़ ने वॉलंटियर्स को समाज सेवा के बारे में जानकारी देते हुए आर्मी पोली क्लिनिक की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्मी पोली क्लिनिक में पूर्व सैनिकों में उनके परिजनों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, लेकिन अस्पताल परिसर में आने वाले ज्यादातर पूर्व सैनिक काफी उम्रदराज होते हैं। अस्पताल परिसर में आने वाले पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों को कई बार उपचार के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में इन परिजनों की सहायता हेतु NSS व स्काउट गाइड वॉलंटियर्स अपना योगदान दे सकते हैं। अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इन वॉलंटियर्स को सामाजिक सरोकारों के कार्यों से जोड़ने के लिए लगातार विभिन्न गतिविधियां शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित करवाई जा रही है। इसी क्रम में इन वॉलंटियर्स की ड्यूटी पोली अस्पताल में निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट स्टीफन बेटन पावेल, उनका यही सपना था कि जो बाहर के अंदर वुंडेड हो गए उनको आप रेस्क्यू करेंगे, स्काउट करेंगे, गाइड करेंगे। ओके, दैट इज द मेन मोटो। आपका भी मेन मोटो जो NSS का कि आपने जो डाउन रोड में जो गरीब में जो ऐसा है उनकी सहायता करनी। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा हॉस्पिटल है, ये पॉली क्लिनिक है। इस पॉली क्लिनिक में हम लोग रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, आर्मी
आर्मी नेवी एयरफोर्स के। रिटायर्ड का ग्रुप जो है एज ग्रुप काफी लंबा चलता है, मतलब कहते हैं जो 40 एक सोल्जर जो जाता है 20 ईयर्स ऑफ एज, जब उनसे पूछा जाएगा वो साथ कौन आया तो बताते हैं कि भाई मेरा पोता है, लेकिन वो मार्केट चला गया, मुझे यहाँ छोड़ गया है और वो मार्केटिंग करके आएगा तब मुझे संभालेगा। तो आप लोगों का रोल यहाँ पे बनता है कि जब स्टाफ अंदर बिजी है उसमें आप अगर ऐसे किसी भी एक्स सर्विसमैन को, किसी चाहे वो वॉर वुंडेड हो, एक्स सर्विसमैन वार वुंडेड भी हो सकता है, घायल हो सकता है अपने लाइफ टाइम में, और वो अपनी दवाइयाँ ले रहा है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वैसे को आपने सहायता करनी है राइट एट द गेट। जैसे आपको दिखे आप यहाँ से जाएंगे, बिकॉज यू आर यंग, कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, यू विल रन एंड गो एंड आस्क हिम ओके। सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से स्थापित एक्स सर्विसमैन हॉस्पिटल टाउन में एनएसएस के और स्काउट के कुछ बच्चे हैं, उनको जो है स्पर्श कार्यक्रम जो कि इनकी ओर से चलाया जाता है उसके बारे में बच्चों को बताया गया, और उन स्पर्श कार्यक्रम से इन बच्चों को जो है जो वॉलंटियर्स हमारे हैं इनको जोड़ा जा रहा है। इसमें जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या उनके जो परिवार के लोग हैं जो कि वृद्ध है या जो सैनिक है जो युद्ध में जिनके हाथ या पैर जो गंवा चुके हैं, तो उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए, जैसे वो यहाँ पर अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनके सहयोग के लिए ये वॉलंटियर्स जो है ये अपना कार्य करेंगे। इन वॉलंटियर्स की जो है वो महीने में 1 या 2 बार यहाँ इनको बुलाया जाएगा जो हॉस्पिटल का समय है उस समय के अनुसार, और ये जो वॉलंटियर्स है ये जो वृद्ध है लोग हैं उनका जो है वो सहयोग करेंगे, उनकी हर संभव जो भी सहायता होगी उनको ले जाने के लिए या व्हील चेयर से उनको लाने ले जाने के लिए या उनको पानी पिलाने के लिए या कोई जो डॉक्टर की पर्ची वगैरह है वो बनवाने के लिए, तो उसमें ये बच्चे जो है वो सहयोग करेंगे। तो इससे 2 कार्य होंगे, एक तो जो वृद्ध जन है जो हमारे सैनिक वृद्ध है या उनके जो परिवार के लोग वृद्ध हैं उनका सहयोग भी होगा, और दूसरा इन वॉलंटियर्स में समाज भावना जो है वो भी उत्पन्न होगी। सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत रहे संविदा कर्मियों द्वारा पुनः काम पर रखे जाने की मांग को लेकर जंक्शन में धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर्व शिक्षा अभियान में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को जंक्शन में धरना प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों ने बताया कि सन 2007 से वे सर्व शिक्षा अभियान में संविदा पर कार्य कर रहे हैं। हाल ही में सरकार के निर्देशानुसार संविदा कर्मियों की जनगणना की गई थी। जनगणना के दौरान बिना किसी वजह के शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें काम से हटा दिया। प्रदेश के अन्य जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के सभी संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में संविदा कर्मियों को काम नहीं दिया जा रहा। संविदा कर्मियों का कहना है कि इस संदर्भ में उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद शिक्षा अधिकारियों ने संविदा कर्मियों को दोबारा काम देने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद संविदा कर्मियों को काम नहीं दिया जा रहा। संविदा कर्मियों ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत दोबारा काम दिए जाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर संविदा कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सर हम 2005 से लगे हुए हैं, कोई मान लो 2007 से लगे हुए, 2005 से लगे हुए हैं। तो जयपुर से कोई ये हमारी जो संख्या है उसके बारे में आदेश मांगा गया था, तो इन्होंने क्या है कि वो हमें हटा दिया, और हमने बार बार अनुरोध भी किया इनसे 2 महीने तक, लेकिन इन्होंने वापस निकल अन्य जिलों में लगा दिया सर। और 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयुक्त महोदय ने बताया भी था कि हमें आदेश नहीं दिए, आपने अपने हिसाब से हटाया, आप जानो। तो इन्होंने सर नहीं लगाया, तो हमने क्या किया, अब न्यायालय में चले गए हम जोधपुर। तो हमारा केस चलता रहा, जब तक हमने देखा सुनाई नहीं होगी, फिर उन्होंने सर ने कहा कि आप अपना केस वापस ले लो, हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। हम केस भी वापस लिया है सर, अब ये ज्वाइन नहीं करवा रहे। इस धरने के अलावा और कोई चारा नहीं है सर। घर पे खाने के लिए आटा कुछ भी नहीं है। कोरोना ये कोविड के चलते हुए हमें जुलाई से हटा दिया गया सर। यहाँ जी हम सर्व शिक्षा अभियान में 2007 से और तब से हमें राज्य सरकार ने हमें रख रखा है। और अब एक जनगणना का आदेश आया था कि राज्य सरकार ने ये आदेश दिया था सीडीओ को, अब जनगणना करके इनकी बताओ भी इनकी संख्या कितनी है। तो इसी रेफरेंस दे के हमें सीडीओ साहब ने हमें रिलीव कर दिया, जबकि लिखित में कोई ऐसा आदेश नहीं था कि आप रिलीव करो इनको। और अब अन्य जिलों में 33 जिलों में से 32 में लगा लिया सभी जिलों में। हमारे सीडीओ साहब तेजा सिंह जी के दौरान ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा से हमें नहीं लगाया। हमने पहले उसके लिए कोर्ट में न्यायालय में भी अपील की, तब इन्होंने कहा कि आप आ जाओ, हम मध्यस्थता करके आपको न्यायालय से प्रकरण उठा लो
और हम आपको लगा लेंगे। उसका हमने इनसे कोई लिखित मांगी नहीं, इनके मौखिक अनुसार हमने वो प्रकरण उठा लिया। अब ये कह रहे हैं कि हमसे लिखवा भी लिया, कि हमने लिखवा लिया, कॉपी ले ली। अब ये कह रहे हैं कि मैं जयपुर से मार्गदर्शन मांगूंगा, जबकि इसके मार्गदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत पुराने लगे हुए हैं और अन्य ज़िलों में भी लगाए गए। अब कल भी उनसे बात हुई थी, प्रेस वाले आए थे, उन्होंने कहा मेरे प्रकरण ध्यान में भी नहीं है। यानी इतनी मक्कारी कर रहे हैं इनके कि इनके समझ से बाहर है ऐसे आदमी की। अब ये भी हमें समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ दुश्मनी क्या है। नहीं रहेगा तो एक दो दिन और देखते हैं, अगर कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और फिर भी कोई समाधान नहीं करता तो हमने आज उन्होंने हमारे 10 परिवारों पर लात मारी है, हमें चाहे आत्महत्या करनी पड़े, हम इस रास्ते से हटेंगे नहीं। टाउन जंक्शन मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाउन जंक्शन रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के नजदीक सड़क पर बने एक बड़े गड्ढे के कारण वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे के कारण आसपास के लोगों को भी इसका हर्जाना उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहन चालकों को सड़क पर बना गड्ढा कई बार नहीं दिखाई देता, ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं लगातार होती रहती है। हाईवे मार्ग पर बने इस गड्ढे के कारण पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार अधिक होने से गड्ढे में पड़े पत्थर उछलकर आसपास की दुकानों पर जा लगते हैं। इससे दुकानों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि टाउन व जंक्शन को जोड़ने वाले इस मार्ग पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। धीरे धीरे इन गड्ढों की गहराइयां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थितियों में भारी भरकम वाहन यदि सड़क दुर्घटना का शिकार बनते हैं तो उससे भारी नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे मार्ग को शीघ्र अतिशीघ्र दुरुस्त करवाने की मांग की है। ये जो खड्डा है टाउन जंक्शन मार्ग पर, इसमें प्रतिदिन गाड़ियां ठुकती हैं और इसमें जो कंकर उछल के हमारे जो मेन गेट का शीशा है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और डेली एक दो एक्सीडेंट या तो होते हैं या होने से बच जाते हैं। तो मेरी यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। काफ़ी बड़ा है, इसमें तो बस का पूरा टायर ही चला जाता है, तो गाड़ियाँ तो छोटी मोटी बात है, वो तो लगनी ही है। मेन रोड टाउन जंक्शन मार्ग रिलायंस पंप ग्रीन वर्ल्ड के सामने मेरी यही मांग है प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। रुपया बढ़वाने की मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, इसको बढ़ाया जाए ताकि एक्सीडेंट का गतिरोध कम हो सके। डेली यहाँ पे डेली एक ना एक आधी गाड़ी टूटती है। गड्ढे की गहराई जो है ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि इसको बनाया जाए जल्द से जल्द। ये टाउन जंक्शन रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने ग्रीन वर्ल्ड मार्केट के अंदर यहाँ पे डेली सर एक दो या तो बच जाता है एक्सीडेंट होते या एक दूसरे में लगती। इस रोड पे ये हो रहा है, फिर आगे फिर हो रहा है, पीछे हनुमान जी के मंदिर के सामने है, तो इस तरह पैच हर बार आते हैं सही करने वाले वो पैच लगा के चले जाते हैं, पैच से द्वारा फिर वो खड्डा बन जाता है। ये जो होते हैं आखिरी एक्सीडेंट हो सकता है, साइड मारे गाड़ी पलट सकती है, ऑटो पलट सकता है, कई भी सवेरे धुंध में दिखता नहीं है, देखते हैं नुकसान होता है जी। यहाँ पर है हाँ जी बहुत ज़्यादा। कल गुरुवार को लोहड़ी का पर्व है और इसके लिए बाजार में रेवड़ी मूंगफली की दुकानें भी सज गई हैं। दुकानदारों के अनुसार कोरोना के चलते इस बार खाद्य पदार्थों की बिक्री में कमी आई है। लोहड़ी पर्व से पूर्व मुख्य बाजार में लोगों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है। बाजार में लोगों ने लोहड़ी पर बिकने वाली रेवड़ी, गच्चक, पापड़ी के ठेले लगाने आरंभ कर दिए हैं। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 2 साल से लोहड़ी का पर्व कुछ विशेष नहीं रहा। बाजार में काम ना के बराबरी था। पिछले वर्ष बारिश होने की वजह से बाजारों में रौनक कम थी। इस बार कोरोना वायरस के कारण व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कोरोना के चलते सामान की बिक्री अपेक्षा कम हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि अब जबकि लोहड़ी पर्व को एक दिन का समय शेष बचा है, बाजार में धीरे धीरे रौनक बढ़ रही है। दुकानदारों ने उम्मीद जाहिर की कि लोहड़ी के दिन उनका सामान जरूर बिकेगा। अच्छा चल रहा है, रेवड़ी है, गच्चक है, मूंगफली है, पॉपकॉर्न है, खजूर है, मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक ये सारे बिकता है। रौनक तो अब फिलहाल चलने लगी है, अच्छी है। बाकी लोहड़ी कल की है तो और ज़्यादा हो जाएगी। पिछली साल तो बरसात हो गई थी, इसकी वजह से मंदा था, अब की बार तेजी निकलेगी। अब की बार बरसात नहीं होगी, इसलिए अच्छी होगी लोहड़ी। हाँ, कोरोना की वजह से थोड़ा 10% काम में फर्क पड़ा है। यहाँ तो 3 साल से काम बिल्कुल मंदा जा रहा है। 2-3 साल से तो बारिश हुआ लोहड़ी के टाइम पे, इसके बाद बारिश होने लग गया। इस बार भी उम्मीद था बारिश होने के चांस, तो इस बार बारिश हुआ नहीं। फिर भी जाके थोड़े से माल मंगाए हैं ताकि माल किसी तरह से सब लोग के पास ही माल पहुँचे, सब लोग लोहड़ी मनाए, इसलिए माल लाए थे। तेज है सब वर्ष इस बार रेट, हर एक चीज़ का रेट तेज है। इस बार मेरे था 40 रुपये किलो मूंगफली था, तो इस बार
190 और सस्ता वाला हल्की में मिल रहा हो तो हद से हद 70 रुपये तक लाए 10-15 हज़ार के माल लाए हैं। इसी में से जो बच गया तो ठीक है, फिर इधर रेट का रेट भी देना पड़ जाता है। पहले वाला लोड ही नहीं रहा, इसका बाजार देखने में लगता है रौनक है लेकिन काम नहीं है इतना। प्रचंड सर्दी का दौर अपने उफान पर है। मंगलवार को घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी रही। इसके कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। उत्तर भारत का पूरा इलाका इस वक्त भीषण सर्दी से ठिठुर रहा है। कोहरा और शीतलहर ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं मंगलवार को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में धुंध के कारण विजिबिलिटी न के बराबर रही। इसके चलते लोगों को आने जाने में खासी परेशानियां झेलनी पड़ी। लोगों ने बताया कि धुंध और सर्दी के चलते मुख्य हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों को देखना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं बढ़ गई है। आमजन का कहना है कि सर्दी से बचने के लिए बार बार अलाव तापने की जरूरत पड़ रही है। वहीं हार्ड कम कपा देने वाली ठंड के बीच मवेशियों को भी खाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आम जन का कहना है कि ऐसे में जितना हो सके बाहर निकलने से बचना चाहिए। खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा गर्म तरल पदार्थों का सेवन करें। सर्दी के प्रकोप के चलते इस माह सर्दी के कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे। आज सुबह नोर से आने में बड़ी दिक्कत हुई। 0 विजिबिलिटी थी, बहुत जबरदस्त फॉग थी, ठंड भी बहुत कड़ाके की ठंड थी। रास्ते में एक तो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, गाड़ी चलाने में बड़ी प्रॉब्लम आई। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि कम से कम घर से बाहर निकले और निकले तो पूरा सर्दी का इंतजाम करके पूरे कपड़े पहन के फिर निकले। रात ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम जैसे काम करते हैं हम सप्लाई का, तो उसके अकॉर्डिंग बाइक पे हमारा आना जाना रहता है सारे दिन। सर मैं सुबह निकला था 11 बजे घर से। उस टाइम भी मेरे को विजिबिलिटी के नाम पे फॉग इतनी ज़्यादा थी कि कुछ दिख रहा नहीं था। कोहरा इतना था, ओस पड़ रही थी और ठंड जगह जगह थोड़ी 100 मीटर पे जाके ऐसा लग रहा था हाथ तापने पड़ रही थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमको इतनी दिक्कत आ रही थी। आज टोटल मिला के बताएं 1:30 बजे के बाद हमारा काम चालू हुआ है, क्योंकि उससे पहले ना ही कोई दुकान वाला भी सारी हुई थी और हमको जाना भी आज रावत सर था, तो इसके अकॉर्डिंग बीच में जो रास्ता था वहाँ पे सारे खेतों एरिया में तो और भी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तो पहनते ही हैं। मफलर साफा लगा ही रखा है आपके सामने। और जगह जगह पे जहाँ पे भी आग दिख रही थी वहाँ पे जाके तापते थे। हर 2 किलोमीटर के अंदर तो यूँ हो जाती थी हालत के हाथ जाम हो जाते थे, तापने पड़ रहे थे, वरना बाइक चलाना इतना मुश्किल हो चुका था। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।